जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 यानी उन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल यानी मुख्तसर और मुख्तसर तरीन सवालात जो आपके बुक के अंदर दिया गया है और जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, आज हम सब मिलकर उन तमाम सवाल यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए हम चलते हैं असल मकसद की तरफ। मैंने बता दिया चैप्टर नंबर जो है आपका 8 है भोले प्रॉमिस और चैप्टर नंबर 9 भोले बिसरे गीत है। ठीक है, आज इन दोनों सवाल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उन्हें हल करेंगे। तो सवाल नंबर जो है 1, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 8 है प्रॉमिस और इसके राइटर और मुसन्निफ है जिलानी बानो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? 14 जुलाई 1934 या 14 जुलाई 1935 या 14 जुलाई 1936 या 14 जुलाई 1937। तो आपका इन तमाम में जो सही ऑप्शन है 14 जुलाई 1936 को जिलानी बानो की पैदाइश हुई। और दूसरा है जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई? पहला ऑप्शन है लखनऊ, बदायूं, अलीगढ़ या दिल्ली। तो मैं बजाता तौर पर चैप्टर के अंदर बता दिया हूं कि जिलानी बानो की पैदाइश कहां हुई। उनकी पैदाइश जो हुई है बदायूं में हुई है। आपका सही ऑप्शन बा है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए। प्रॉमिस या परवान, नगमे का सफर, जुगनू और सितारे। तो इनका जो एक अफसाने का नाम है प्रॉमिस। ठीक है, और चौथा ऑब्जेक्टिव है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? जमशेदपुर, ख्वाजाबी या खुर्शीद या अम्मू। तो अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? बजाता मैं चैप्टर में बता दिया हूं, इसका मरकजी किरदार है अम्मू। ठीक है, और 5वां ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदार का नाम बताए। ख्वाजाबी, हमीद या बाप दादा या दोस्त पड़ोसी या मेहमान मेजबान। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ख्वाजाबी और हमीद। ये प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदार के नाम है। और छठा जो है कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? ख्वाजा बी को, हमीद को, अम्मू को या जमशेद को। तो इसमें जो आपका सही है वो अम्मू को सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। तो इसको स्क्रीनशॉट करें और अपने अपने कॉपी पर नोट करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका 7वां जो ऑब्जेक्टिव है, ख्वाजा बी कौन थी? खादिमा, बहन, चची या दादी। तो ख्वाजा बी जो है ये खादिमा थी। और 8वां ऑब्जेक्टिव, ग्रैंड मॉम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी इंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया? ये बात किसने कही? बेटी ने, बेबी ने, मालिकन ने या खादिमा ने? तो ये बात बेबी ने कही थी। सही ऑप्शन आपका बेबी ने। 9वां ऑब्जेक्टिव जो है, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? जनाजे को कंधे देने के लिए या अमेरिका जाने के लिए या मुलाकात के लिए या इंतजाम के लिए। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है जनाजे को कंधे देने के लिए अम्मू ने प्रॉमिस अपने बेटे से किया था।
ठीक है। अब 10वां ऑब्जेक्टिव, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ये बात किसने कही? छोटी बहू ने, बड़ी बहू ने, या ख्वाजा भी, या हमीद? तो ये बात अम्मू से बड़ी बहू ने कही थी, ठीक है। और 11वां जो है ऑब्जेक्टिव, अम्मू दुखी क्यों थी? यानी अम्मू क्यों दुखी थी? बेटे को जाते देख लिया था, या रोते देख लिया था, या हंसते देख लिया था, या उनमें कोई नहीं है? तो इसमें जो 11वां में जो अम्मू दुखी क्यों थी, सही ऑप्शन है बेटे को जाते देख लिया था, ठीक है। और 12वां नंबर ऑब्जेक्टिव, जिलानी बानो की शादी कब हुई? 1957, 1958, 1959, 1960? बजाता तौर पर आपके चैप्टर में बता दिए जिलानी बानो की शादी कब हुई थी। 1959 में इनकी शादी हुई थी। अब इसका स्क्रीनशॉट आप तमाम बच्चे कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और 13वां ऑब्जेक्टिव, जिलानी बानो की 2 अफसानवी मजमूए के नाम लिखे। रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, या आबे हयात, नादिम, या आदम, इंसान, या दुनियाओ आखरत? तो जिलानी बानो के 2 अफसानवी मजमूए का नाम है रात के मुसाफिर और रोज का किस्सा। सही ऑप्शन आपका ये हो गया। और 14वां ऑब्जेक्टिव, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हसन, अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्लामा हसरत, या अल्लामा हसन? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, जिलानी बानो के वालिद का नाम अल्लामा हैरत बदायूनी था, ठीक है। और 15वां ऑब्जेक्टिव, कुल हिंद एक कौमी हाली अवार्ड से किसे नवाजा गया था? जिलानी बानो को, या गजाल जैखम को, या अहमद जमाल पाशा को, या शहादत हसन मंटू को? तो कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो आपका सही ऑप्शन होगा जिलानी बानो को। आपकी किताब के अंदर फाइनली जितना ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, यानी जो 2 नंबर का सवाल किए जाते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात मआ जवाबात। सबसे पहला सवाल जो है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई? इसे बहुत ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी में इसको जरूर नोट करना है, क्योंकि आपके इम्तिहान में ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहां हुई? जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को कहां हुई? तो बदायूं में हुई। बजाता तौर पर हम आपको चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो सवाल है, जिलानी बानो के एक अफसानवी का नाम बताए। यानी जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव में भी बता दिए और चैप्टर के अंदर ही बता चुके हैं। जिलानी बानो के एक अफसानवी का नाम रात के मुसाफिर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और तीसरा जो है सवाल आपके, जिलानी बानो के 2 नाबिलों के नाम बताए। तो जो सवाल किया जाएगा उसी सवाल के अंदाज में हमें इस मुख्तसर तरीन का जवाब भी देना है। तो जिलानी बानो के 2 नाबिलों के नाम बताए। तो इनके जिलानी बानो के 2 नाबिलों के नाम ऐवान गज़्ल और बारिश की संग है, ठीक है। और चौथा जो सवाल है, अफसाना परामिस का मरकजी किरदार कौन है? बजाता तौर पर मैं बता दिया हूं, फिर भी आप लोग अपनी ज़हन नशी कर ले। अफसाना परामिस के मरकजी किरदार कौन है? तो इसका जवाब होगा, इसके मरकजी किरदार अम्मू है, ठीक है। आप 5वां नंबर जो आपका सवाल है, परामिस अफसाना के 2 किरदार के नाम बताए। यानी इस अफसाना के अंदर किनके किनके किरदार को बयान किया गया है, उसके 2 किरदार के नाम बताए। बसाबता मैं बता दिया हूं, 2 किरदार हमीद और जमशेद, ठीक है। आपको जवाब इस तरह लिखना है, अफसाना परामिस के 2 किरदार के नाम बताए। तो अफसाना परामिस के 2 किरदार हमीद और जमशेद है, ठीक है। और छठा जो है सवाल, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था?
बता तो बता दिया हूं। जवाब है इसका, कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। ठीक है। अब सातवां, ख्वाजा भी कौन थी? बजाता तौर पर ऑब्जेक्टिव के अंदर भी बता दिया हूं, सब्जेक्टिव के अंदर भी चैप्टर के अंदर बता दिया हूं, और सब्जेक्टिव के अंदर भी बता रहा हूं। ख्वाजा भी कौन थी? ख्वाजा भी अम्मू की खादमा थी। ठीक है। अब आठवां सवाल, ग्रैंड मॉम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? यह बात किसने कही? बजाता तौर बता दिया हूं कि यह बात बेबी ने कही थी। ठीक है। और नौमा जो है ऑब्जेक्टिव, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? बजाता तौर बता दिया हूं, मौत के बाद कंधा देने का, यानी जब हम मर जाए तो हमारे चारों बेटे मिलकर हमें कंधा देना, इसी का प्रॉमिस लिया था। ठीक है। अब 10वां जो है सवाल आपका, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए, यह बात किसने और कब कही? मैं बजाता तौर बता दिया हूं। जवाब होगा इसका, बड़ी बहू ने नशा के आलम में अम्मू से कही थी, यानी जब अम्मू के मौत का वक्त बिल्कुल करीब था, अम्मू का उनका साथ चल रहा था, उस वक्त उनके बड़ी बहू ने कहा, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए और अल्लाह को याद कीजिए। ये बात किसने कही? तो बड़ी बहू ने नशा के आलम में अम्मू से ये बात कही थी। ठीक है। तो मुख्तसर तरीन सवालात आपसे किए गए हैं, और कुछ कबीर सवालात में से हम आपके आसानी के लिए दे दिए हैं, ताकि अक्सर जो बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। बताना तौर पर मैं जब चैप्टर पढ़ा रहे तो उसमें बता दिया था। पहला जो है इसमें, अम्मू के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताए। बताता तौर पर अम्मू के चारे बेटों के नाम बता दिए थे और वो कहां काम करते थे ये भी हम आपको बता दिए थे, और ये इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाते हैं। ठीक है। तो अम्मू के चारे बेटों के नाम, पहला का खुर्शीद, दूसरा का रशीद, तीसरा का जमशेद और चौथा का हमीद। और उनमें खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर थे, बता दिए हैं। रशीद अमेरिका में इंजीनियर थे, और जमशेद न्यू यूरोप में इंजीनियर थे। और सबसे छोटा बेटा हमीद वो अपने घर पर था, यानी वालिदा के साथ रहता था, और वो मरकजी हुकूमत में वजीर थे। यानी सबसे छोटा बेटा हमीद वो अपने घर पर रहता था वालिदा के साथ, और वो मरकजी हुकूमत में वजीर थे। ठीक है। अब दूसरा जो है, अम्मू क्यों दुखी थी, यानी अम्मू क्यों दुखी हो गई थी? तो अम्मू इस वजह से दुखी थी कि वो अपने चारों बेटों को पढ़ाया और डॉक्टर इंजीनियर बनाया, और वो सब अम्मू को छोड़कर अमेरिका चले गए थे। इस वजह से अम्मू दुखी थी। ठीक है। अम्मू क्यों दुखी थी, आपके बसाता इम्तिहान में इसको पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए क्यों दुखी थी। अम्मू इस वजह से दुखी थी कि वो अपने चारों बेटों को पढ़ाया और डॉक्टर इंजीनियर बनाया, और वो सब अम्मू को छोड़कर अमेरिका चले गए थे, इस वजह से वो दुखी थी। ठीक है। और तीसरा जो है, अम्मू के एक बेटे हमीद के बारे में बताए, यानी उसका छोटा बेटा जो था हमीद, उसके बारे में बताता चैप्टर के अंदर पूछा गया है कि उसके बारे में बताए। हमीद अम्मू का छोटा बेटा था, और अम्मू के बाकी बेटों डॉक्टर इंजीनियर था, लेकिन हमीद की तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी, और वो सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता था। कभी तलबा यूनियन का झंडा थामे सड़कों पर घूमता रहा, और कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगाए, और इसके बाद वो एक पार्टी में शामिल हो गए और जीत गए, यानी वो मिनिस्टर भी बन गया था। तो बजाता तौर पर आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मुख्तसर तरीन सवालात किए गए हैं। आप तमाम बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। उसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। चैप्टर नंबर
यानी चैप्टर नंबर 9 जो आपका है भोले बिसरे गीत, और बता दिए थे इसके राइटर और मुसन्निफ है शफी जावेद। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को हल करते हैं। सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबगदोश हुए यानी रिटायर हुए थे? चीफ इंजीनियर, बैंक मैनेजर, डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल? ये किस ओहदे से शबगदोश हुए यानी रिटायर हुए थे? तो वो डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए थे। सही ऑप्शन आपका जी है। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? लॉन, इंटरनेट, खबर, कार्टून या कव्वाली? यानी अजीज अहमद के नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था? तो लॉन, इंटरनेट देख रहा था। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव है, रवि रंजन कौन थे? अफसर, चपरासी, दोस्त और पड़ोसी? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा रवि रंजन, वो सैयद अजीज अहमद के दोस्त थे। ठीक है, और चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए थे? मौत का वक्त करीब है, या मरगन बंद है, या सिर्फ दाल और रोटी खाना होगा, या सिर्फ गर्क पीना होगा? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है मौत का वक्त करीब था, इसी वजह से वो सन्नाटे में थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर अपने अपने कॉपी पर नोट करें। अब हम आगे चलते हैं। आपका पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? यानी अजीज अहमद के एक और पुराने साथी उसका क्या था? टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, सिगरेट, पुराना बैग। तो इनका जो एक और पुराना साथी था, आपका इसमें जो ऑप्शन सही है ट्रांजिस्टर, उनका एक पुराना साथी था। ठीक है, भोले छठा ऑब्जेक्टिव, भोले बसरे गीतों का प्रोग्राम कितनी बजे खत्म हो गया था? बजाता आपके चैप्टर के अंदर हम बता चुके हैं कि ये कितने बजे खत्म हुआ था। सुबह 7:30 बजे, या शाम 6 बजे, या रात 8 बजे, या दिन के दोपहर में? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप तमाम बच्चे कमेंट कर जरूर बताएं। इसका सही ऑप्शन जो होगा सुबह के 7 बजे प्रोग्राम खत्म हुए थे। सातवां ऑब्जेक्टिव, आप डायरेक्टर की लाश कब तक कांधों पर लिए फिरेंगे? ये बात किसने कही? नवासे ने, रवि रंजन ने, बीबी ने, या दिलो दिमाग ने? तो ये बात किसने कही थी? उनके बीबी ने कही थी। सही ऑप्शन आपका ये हुआ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं। आठवां ऑब्जेक्टिव, आप बहुत काबिल और बड़े दानिशवर हुआ कीजिए, आपको मादी फायदा क्या हुआ? बेटे ने यह बात क्यों कही? माली वसअत की वजह से, माली तंगी की वजह से, या तन्हाई की वजह से, या फाका की वजह से? तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो माली तंगी की वजह से उनके बेटे ने यह बात कही थी। नौवां ऑब्जेक्टिव, शफी जावेद कब पैदा हुए? बाकायदा तौर पर आपको चैप्टर में बता दिए हैं कि शफी जावेद कब पैदा हुए। 4 जनवरी 1933, या 4 जनवरी 1934, या 4 जनवरी 1935, या 4 जनवरी 1936? तो शफी जावेद की जो फाइनली पैदाइश हुई थी वो 4 जनवरी 1935 में। ठीक है, और 10वां जो ऑब्जेक्टिव है, शफी जावेद कहां पैदा हुए? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा? बसाता तौर पर आपको जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस चैप्टर के अंदर बता दिए हैं कि शफी जावेद कहां पैदा हुए। तो शफी जावेद की जो पैदाइश हुई वो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आपका 11वां जो ऑब्जेक्टिव है, शफी जावेद ने कहां से एमए किया? मगधा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? बजाता तौर पर हम आपको चैप्टर के अंदर बता दिए हैं कि शफी जावेद ने कहां से एमए किया था। तो वो पटना यूनिवर्सिटी से शफी जावेद ने एमए किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 12वां ऑब्जेक्टिव, शफी जावेद का पहला अफसाना कौन है? तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर,
अरट और तंबाकू खुली जो आंखें। बाकायदा तौर पर हम चैप्टर के अंदर बता दिए हैं कि शफी जाविद का पहला अफसाना कौन है। उनका पहला अफसाना है अरट और तंबाकू, ठीक है। और 13वां ऑब्जेक्टिव, शफी जाविद के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताए। रात, शहर और मैं, अरट और तंबाकू, जुस्तजू, उफुक। मैं बाकायदा तौर पर बता दिया हूं कि शफी जाविद के एक अफसानवी मजमूए का नाम रात, शहर और मैं, सही ऑप्शन आपका ये हुआ। और 14वां ऑब्जेक्टिव, सैयद अजीज अहमद ट्रांजेस्टर क्यों ढूंढ रहे थे। ट्रांजेस्टर के लिए, या अकेलापन की वजह से, या नवासे को देने के लिए, या तोड़ देने के लिए। तो ये क्यों ढूंढ रहे थे, अकेलापन की वजह से। आपका सही ऑप्शन ये हुआ, ठीक है। और 15वां ऑब्जेक्टिव जो है, ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद का चेहरा कैसा पाया। बाकायदा तौर पर चैप्टर के अंदर बता दिए हैं, फतेहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट, या गुस्सा वाला, या थका हुआ, या मायूस वाला। तो ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद उनका चेहरा कैसा हो गया था, तो उनका चेहरा फतेहाना चमक और अब्दी मुस्कुराहट। आपका सही ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, मुख्तसर तरीन सवालात और जवाबात। यानी आपके चैप्टर के अंदर जितने भी मुख्तसर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, उस तमाम को हम हल करा रहे हैं। आप तमाम बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबगदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। बाकायदा तौर पर हम आपको बता दिए, ठीक है। तो जवाब होगा डायरेक्टर के ओहदे से ये रिटायर हुए थे। यानी जिस अंदाज में सवाल किया जाए उसी अंदाज में हमको जवाब देना। जैसे सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से शबगदोश हुए, तो हमें जवाब में कहना है सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर के ओहदे से शबगदोश हुए, ठीक है। दूसरा सवाल, उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था। ऑब्जेक्टिव में बता दिए हैं, उनका नवासा जो टेलीविजन पर लॉन्ग इंटरनेट देख रहा था। तीसरा जो है, रवि रंजन कौन थे। रवि रंजन कौन थे, यानी अजीज अहमद के चैप्टर के अंदर बता दिए, रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे, ठीक है। अब चौथा जो सवाल है, क्या वो डॉक्टर की बात सुनकर सन्नाटे में आ गए थे। तो इसका जवाब होगा हाँ, वो डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए थे। और पांचवा है, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, अभी फॉर्म बताए थे, उनका एक और अपना पुराना साथी ट्रांजेस्टर था। छठा, ट्रांजेस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फतेहाना चमक थी। तो इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि चैप्टर के अंदर बता दिया गया है, जब उनका ट्रांजेस्टर मिल गया था तो उनका चेहरा पर फतेहाना था और उनका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था। तो हाँ, उनके चेहरे पर फतेहाना चमक थी। और सातवां जो है आपका सवाल, भोले बस ये गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया था। बाकायदा तौर पर हम आप तमाम बच्चे को बता दिए हैं कि भोले बसरे गीत का जो प्रोग्राम है वो 8:30 लिखा हुआ 7:30 बजे खत्म हो गया था, ठीक है। आपके चैप्टर के अंदर इतना ही मुख्तसर तरीन सवालात पूछे गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। वो एक दो तकरीबन 3 नंबर के जो सवाल आपसे चैप्टर के अंदर कर लेते हैं, उसको भी बाकायदा तौर पर आपको लिख दिया हूं ताकि आपको परेशानी और दुश्वारी ना हो, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर के अंदर बता चुके हैं, डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामोश हो गए, यानी लोगों की जहनों से वो क्यों गायब हो गए। बाकायदा तौर पर चैप्टर में बता दिए हैं। अगर आप चैप्टर पढ़कर या चैप्टर जो पढ़ाए अगले वीडियो इससे पिछले वाले वीडियो में, उसको जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो खुद ब खुद ये सारी बातें आप तमाम बच्चों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल
सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से इसलिए फरामोश हो गए थे, गायब हो गए थे कि शबगदोशी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया, तो लोगों से मिलना जुलना कम हो गया। इसलिए लोग भूल गए कि वो डायरेक्टर जनरल भी थे, इस वजह से फरामोश हो गए, यानी इस वजह से वो गायब हो गए। और दूसरा जो आपका पूछा गया है, वो ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे, यानी ट्रांजिस्टर को वो क्यों तलाश कर रहे थे? बजाबता बता दिए थे, अकेलापन की वजह से, तबीयत नहीं लग रही थी, डॉक्टर ने जो सिगरेट पीने की एक आदत थी उससे भी मना कर दिया था, इसी वजह से वो ट्रांजिस्टर तलाश कर रहे थे। तो वो अपने बेटे और बीबी की अजियत यानी उसकी परेशानी से जब तंग आ गए और इस वजह से वो सख्त बीमार हो गए, और डॉक्टर ने उसके पुराने साथी सिगरेट से भी मना कर दिया था, इसलिए वो एक और पुराना साथी ट्रांजिस्टर को तलाश कर रहा था। ठीक है, अगर जितना बताया गया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आप तमाम बच्चे अगर अच्छे से जहन नशी कर ले और अपनी किताब के अंदर इसको नोट कर ले, तो मैं आप तमाम बच्चों से वादा करता हूं कि आप इम्तिहान के अंदर अच्छे से लिख के आएंगे और इस इम्तिहान में आप पूरे 100 के 100 नंबर हासिल करेंगे। तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर अपनी कॉपी पर नोट करें ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अब आखिर में हम तमाम बच्चों से ये दरखास्त करते हैं कि हमारे जेपी एकेडमी जो ये चैनल है, इसको आप तमाम बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो गरीब तबके के बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, वो आसानी के साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सके। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो गया हो सर?